आपका स्वागत है एक्सपर्ट शिक्षा पर, जिसमें हम आज एक और टॉपिक लेकर के आए हैं। उस टॉपिक का नाम है द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। कि द्विघात समीकरण के बहुत सारे मेथड होते हैं सोल्व करने के। जैसे पहला मेथड होता है गुणनखंड विधि, और उसके बाद एक फॉर्मूला बेस्ड होता है, उसके मेथड पर भी हम लोग उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण को पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले इस चीज़ को पढ़ते हैं कि आखिर द्विघात समीकरण कहते किसको हैं, और कब द्विघात समीकरण कहेंगे और कब द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। इसको पहले हम लोग को जानना ज़रूरी है। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को बहुपद को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। बहुपद जिसको बोलते हैं बहुपद। तो इस बहुपद या पॉलिनोमियल को जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर किस इक्वेशन को पॉलिनोमियल कहते हैं और किस इक्वेशन को पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं। तो इसको हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर ये बहुपद है तो इसमें आपको तीन चीज़ें याद करनी होगी। पहला कि एक कांस्टेंट होगा, इसमें एक कांस्टेंट होगा, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इस तरह से इन्फिनिटी तक होना चाहिए, जिसे हम लोग एक नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर होल नंबर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कांस्टेंट 1 2 3 4 5 6 या फिर कोई भी कांस्टेंट होगा, चाहे वो होल नंबर होगा, चाहे वो नेचुरल नंबर होगा, चाहे वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, चाहे वो डेसिमल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। या फिर यहाँ हो सकता है 0.1 0.25 0.35 या फिर हो सकता है 2/3 4/5। ये कांस्टेंट आपको मिलेगा इस पॉलिनोमियल में। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट के बाद इसमें कुछ और चीज़ें मिलेंगी। पहला कि एक वेरिएबल टर्म होगा। क्या होगा? एक वेरिएबल टर्म होगा, जैसे x y z, इस तरीके से कोई ना कोई एक वेरिएबल टर्म आपको मिलेगा। तो वेरिएबल का मतलब होता है उसका वैल्यू फ्लक्चुएट होता रहे, यानी उसका वैल्यू वेरी होता रहे, और हर बार उसका वैल्यू रखने पर उसका आंसर चेंज हो जाए, तब उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल में यहाँ पर देखेंगे कोई x होगा, y होगा, z होगा, डॉट डॉट, यहाँ पर कुछ भी एक वेरिएबल हो सकता है जिस पर वैल्यू फ्लक्चुएट करेगा, और उसका वैल्यू अलग अलग रखने पर उसका वैल्यू अलग अलग आएगा, उस इक्वेशन का वैल्यू अलग अलग आएगा, तो उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर एक होल नंबर भी आएंगे। होल नंबर भी आएंगे। होल नंबर कहते किसको है? तो होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 ये सभी होल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक ये चला जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने होल नंबर देखा। इस पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए आपको इन तीन चीज़ों पर ध्यान में रखना पड़ेगा, और हम बताते हैं आपको। जैसे देखिए ध्यान से, अगर हमने कहा कि x, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आंसर है यस है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? तो पॉलिनोमियल ये है, मोनोमियल है। मोनोमियल उसको कहते हैं जिसमें एक टर्म होता है। तो एक टर्म है तो इसको भी पॉलिनोमियल कहते हैं, बट पॉलिनोमियल के कई टाइप होते हैं, जैसे मोनोमियल, उसके बाद होता है बाइनोमियल, उसके बाद होता है कि ट्राइनोमियल। इस तरीके से आप बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे, तो जिसमें एक टर्म होगा उसको मोनोमियल बोलेंगे। उसके बाद अगर इसमें x स्क्वायर प्लस x अगर दो टर्म है तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल। अगर 3 टर्म होगा तब उस कंडीशन में कहेंगे कि ये कौन सा टर्म है? ये टर्म है आपको ट्राइनोमियल। तो ठीक है, इस तरीके से होगा। ठीक है, अब हम अगर आपसे पूछें कि ये तो ठीक है, ये तो पॉलिनोमियल का कैसे टाइप होगा, उसके बाद हम देखेंगे कि इस बहुपद के अंदर इस पॉलिनोमियल को पहचानने का तरीका क्या है। अगर हम आपसे कहा कि x का पावर 1/2 2x का पावर 1/2, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आंसर है नो। क्यों नहीं है? देखिए ध्यान से, इसमें जो पहला टर्म है, x से पहले जो टर्म आया, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट होना चाहिए, चाहे वो कांस्टेंट डेसिमल में भी हो सकता है, चाहे वो कांस्टेंट आपको होल नंबर हो सकते हैं, नेचुरल नंबर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस यहाँ x भी वेरिएबल है, लेकिन 1/2
ये वेरिएबल नहीं, ये तो आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए था, होल नंबर होना चाहिए था। ध्यान से समझिए, यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर एक वेरिएबल होगा, और इसका जो पावर है वो पावर हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। इस वजह से यहाँ पर 1/2 ये होल नंबर नहीं है, तब इस कंडीशन में इसे हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे। ये ध्यान समझिए, इसका एक सीक्वेंस होगा, एक वेरिएबल होगा, इसके पहले एक कांस्टेंट होगा, हम ऐसे लिखते हैं कांस्टेंट, उसके बाद होगा वेरिएबल, और इसका पावर क्या होगा, होल नंबर होगा। ठीक, होल नंबर होगा। यानी यहाँ पर जो लिखा हुआ है यही अगर इस फॉर्म में होगा तब वो पॉलिनोमियल होगा, अगर नहीं होगा तो उस कंडीशन में ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे ये वाला देखिए, ये तो कांस्टेंट है, ये वेरिएबल भी है, लेकिन इसका जो पावर है वो होल नंबर नहीं है। ठीक है, तब इस कंडीशन में हम इसे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। अगर कहीं पर लिखा है 4x का पावर 2 प्लस 3x प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आंसर है यस है। इसलिए है क्योंकि देखिए ये सभी चीज़ इस फॉर्म में है। जैसे कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट है, वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल है, और इसका पावर होल नंबर है, 2 होल नंबर है, तब ये वेरी कर रहा है। तो हम सभी को जांचेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर 3 क्या है, कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, इसका पावर 1/2 नहीं है, जबकि 1 है, इसका कोई भी पावर नहीं रहता था, 1 रहता है, तो 3x का पावर 1 है, तब इस कंडीशन में ये वेरी कर रहा है इसमें, तब कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर 5 है, तो अगर ये 5 लिखूँ तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 5x का पावर 0। क्यों? क्योंकि x का पावर 0, किसी भी चीज़ का पावर 0 इक्वल टू क्या हो जाता है, 1। तब यहाँ पर 5x का पावर 0 का मतलब 1, तब 5 1 जा 5, 5 का 5 रह गया। तो देखिए ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, और ये क्या है, पावर 0 है, तब हम लोग इसको पॉलिनोमियल कहेंगे। तो इसमें कितने टर्म हैं, 1 2 3, 3 टर्म्स हैं, तब इसे हम लोग ट्राइनोमियल कहेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको पॉलिनोमियल समझ आ गया होगा कि पॉलिनोमियल कहते किसको हैं। अगर हम ये लिखें 3x का पावर 1/2 प्लस 4x प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आंसर है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखिए 3x का पावर क्या है, 1/2 है, यहाँ पर 4x है या प्लस 3 है, तो ये यहीं पर ये वेरी नहीं किया कि ये कांस्टेंट तो था, ये वेरिएबल भी था, बट इसका पावर होल नंबर नहीं था। इस कंडीशन में ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि पॉलिनोमियल ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं बहुपद को। पॉलिनोमियल के पढ़ने के बाद अब हम लोग बहुपद को देखेंगे। अगर आप देखेंगे तो बहुपद का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग लिख रहे हैं। वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax का पावर 2 प्लस bx प्लस c। ठीक, ये होता है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, हम कैसे पहचानेंगे कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तब हम पॉलिनोमियल में अभी जिसे पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने कहा था कि पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसमें एक कांस्टेंट होगा, उसके बाद वेरिएबल होगा, और वेरिएबल का पावर कोई होल नंबर होना चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम पॉलिनोमियल लिखते हैं 4x² प्लस 3x प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आंसर है। तो कब हम लोग किस पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे और किस पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपने देखा तो इस सभी में इसका पावर, इसका डिग्री क्या है? तो
तो जब भी किसी इक्वेशन का डिग्री अगर पता करना हो तो आप डिग्री कैसे पता करेंगे? तो ध्यान समझिए, अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो इस इक्वेशन में डिग्री कितना है, तो आंसर ये है कि इसमें देखेंगे कि x का पावर सबसे ज़्यादा क्या है, तो सबसे ज़्यादा 2 है, तो हम कहेंगे कि इस इक्वेशन का डिग्री 2 है। अगर हम कहीं पर लिखते हैं 3x का पावर क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 अगर हमने लिखा, तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि इसका डिग्री क्या है, तो आपका आंसर होगा कि इसका डिग्री 3 है, क्योंकि इस इक्वेशन में x का सबसे बड़ा पावर या सबसे बड़ा उसका एक्सपोनेंट क्या है, तो 3 है, इसीलिए इस इक्वेशन का डिग्री 3 होगा। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या किसी भी इक्वेशन का, अगर किसी पोलिनोमियल का अगर डिग्री अगर 2 है, तब उसे हम लोग द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे होता है और इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। इसमें हम लोग दो तरीके से सोल्व करेंगे, एक तो फैक्टराइज मेथड से जिसमें हम लोग गुणनखंड विधि से सीखेंगे, दूसरा हम लोग एक रूल से सीखेंगे इसमें फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो ठीक है, हम लोग सबसे पहले फार्मूला बेस्ड को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हम लोग फार्मूला बेस्ड पर उसे डिस्कस कैसे करते हैं, उसका सोल्व हम कैसे करते हैं, उसको यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले हम ये बता दें कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले जो उसका फॉर्मूला है वो फार्मूला है, ये रूट्स का फार्मूला है कि अगर उसका x का क्या वैल्यू होगा तो वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। यही फार्मूला होता है रूट्स निकालने का। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 2 है तो उसका जो रूट्स होते हैं वो रूट्स भी 2 होते हैं। अगर किसी इक्वेशन का, किसी समीकरण का अगर पावर या उसका डिग्री अगर 3 है तो उसका कितने जीरोज होंगे, तो उसका जीरोज 3 होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, ये होता है फार्मूला, ठीक। इस फार्मूला में सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो रूट अंडर डी का है। सबसे पहले जब भी किसी इक्वेशन को सोल्व करना होता है तो उस इक्वेशन से पहले हम लोग पहले जांच करते हैं कि उसका d का क्या वैल्यू आ रहा है। और यहाँ पर d का एक स्पेशल फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। यही सी फार्मूला के बेस पर हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। जैसा हम एक फार्मूला इक्वेशन लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, जिसको हम लोग देखेंगे। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर इसको सोल्व कर तो करेंगे ही करेंगे, बट हम लोग डी के कुछ कंडीशंस की बात भी कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि रूट और सॉल्यूशन या फिर कह सकते हैं शून्यक, रूट्स मूल या शून्यक, या यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक, दो शून्यक या हल, या फिर यहाँ पर हम इसको मूल भी कह सकते हैं, ठीक है, रूट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने शून्यक और यहाँ पर हल लिखा, ये दो बातें हैं, दोनों एक ही बातें नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर अगर शून्यक और हल दोनों अलग अलग होगा, हल अलग हो सकता है, शून्यक अलग हो सकता है, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, अगर हम यहाँ पर d का वैल्यू अगर 1 से छोटा आ जाए, 1 का से क्या आ जाए, छोटा, d का वैल्यू अगर 1 से छोटा आ जाए, तब इस कंडीशन में इसका कोई हल नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर ये 1 से छोटा होगा तब इसका मतलब ये है कि ये माइनस में होगा,
और आप जानते हैं कि जब किसी नंबर को माइनस के अंदर रखते हैं रूट में, तब वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इसी वजह से अगर d का वैल्यू 1 से अगर छोटा होगा तो इसका नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। ठीक, कोई हल नहीं होगा। ठीक, उसके बाद अगर d का वैल्यू 0 के इक्वल होगा, अगर d का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा, तब इस कंडीशन में इसका एक हल होगा, वन सॉल्यूशन। ठीक, अगर d का वैल्यू 1 से अगर बड़ा हो गया, तब इस कंडीशन में इसके दो सॉल्यूशन होंगे। ठीक, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर d 1 से अगर छोटा है तो इसका कोई रूट्स नहीं होता है। अगर हम d का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो उसका एक सॉल्यूशन होगा, रूट्स तो दो ही होगा बट उसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। d का वैल्यू अगर 1 से बड़ा होगा तब उसका दो सॉल्यूशन होगा। इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये तो 1 से छोटा है, तब इस कंडीशन में इसका नो सॉल्यूशन है। इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसकी बात ही नहीं होगी। अगर d = 0 होगा तो इसका जो वैल्यू आएगा, जो रूट्स आएंगे, वो रूट्स दोनों इक्वल आएंगे। जैसे अगर हम देखें तो 1 1, ये 1 1 दो सॉल्यूशन आएंगे। जैसे d = अगर 0 होगा, अगर ये सॉल्यूशन होगा तो 2 2 भी आ सकता है, यानी दोनों शून्यक इक्वल होगा। तो इसीलिए उसकी हल कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, क्योंकि इसका भी 1 का वैल्यू रखिएगा तो वही जो सॉल्यूशन आएगा, जो यहाँ पर 1 रखिएगा तो सॉल्यूशन एक ही आएगा। ठीक, उसके बाद अगर d 1 से अगर बड़ा होगा तब उस कंडीशन में इसके दो रूट्स आएंगे और उसके 2 सॉल्यूशन भी होंगे। जैसे अगर हमने लिखा कि इसका जो सॉल्यूशन है वो मान लीजिए कि अगर 2 3 है, तो जाहिर सी बातें हैं कि इसका 2 सॉल्यूशन का मतलब 2 रूट्स होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, ऐसा हम मान लेते हैं। तब इस कंडीशन में 2 का अलग सॉल्यूशन होगा और 3 का अलग सॉल्यूशन होगा। तो ये है आपको d का कुछ बातें, और इसी को पहले हम लोग जांचना होता है, और जांच करके इसका जो रियलिटी है उसको जांच करके कि इसका 1 का वैल्यू, d का वैल्यू 1 से छोटा आ रहा है या 0 के बराबर आ रहा है, या फिर d 1 > 1 है। ये सारी जानकारी आपको d से मिलती है कि उसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर d का वैल्यू अगर 1 से छोटा होगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अगर d का वैल्यू 0 के इक्वल होगा तो उसका एक सॉल्यूशन होगा। अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो उसका सॉल्यूशन कितने होंगे? 2। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग इसको बनाते हैं। कैसे? तो अगर हम लिखते हैं x = -b ± √d/2a, और यहाँ पर d का वैल्यू हम लोग पहले निकाल लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ax² + bx + c लिखा हुआ है, तो x² का कोफिशिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं? a, और x के कोफिशिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं? b, और 4 क्या है? इसको हम लोग जो कांस्टेंट है उसको c लेते हैं, उसी को लेकर के यहाँ चलेंगे। d = b² - 4ac, तो b² का मतलब 7 का स्क्वायर, तो माइनस 4ac का मतलब क्या हुआ? 4 × a कितना है? 3 × c कितना है? 4। ठीक है, तब इसको क्या? 7 7 जा 49 माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? 1। ठीक, अब इसमें रखिए x = -b ± √, इस d के जगह पर मैं क्या रखूँगा? 1/2a, 2a के जगह पर, सॉरी ठीक है रहने दीजिए। x = अब b का वैल्यू क्या है? 7, तो -7 ±
√1/2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3, ठीक है। तो -7 प्लस माइनस √1 का एलसीएम स्क्वायर रूट कितना होता है 1, 3 दूजा कितना 6, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें वैल्यू आई, यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद देखिए ध्यान से, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक बार यहाँ पर प्लस लेकर के चलेंगे और एक बार माइनस लेकर के चलेंगे, जिससे हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। तो लिखिए ध्यान से, -7 + 1/6 और एक होगा -7 - 1/6, ठीक है। तब यहाँ पर इसको सॉल्व करिए तो -7 + 1 क्या हो जाएगा -6 बाई कितना 6, ये -7 - 1 कितना हो जाएगा -8 बट्टा कितना हो जाएगा 6। जब इसको कटाइएगा तो हो जाएगा -1, इसको कटाइएगा तो क्या होगा इसको कटाइएगा तो हो जाएगा 4 3 इसकल टू -4/3, ठीक है। यही आंसर आएगा आपको, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है x² + 10x + 9 इसकल टू 0, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी इस मेथड से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने लिखा x इसकल टू -b + √d बट्टा क्या हो जाता है 2a, ठीक है। -b, अब इसे यहाँ पर कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो क्या है 1, तो ये a होगा, ये b होगा और ये c होगा, ठीक है। -b का मतलब -10 प्लस माइनस √d का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। d का वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो d इसका क्या होता है b² - 4ac, तो b² कितना है 10 का स्क्वायर -4ac का मतलब 4 इंटू a का वैल्यू है 1 इंटू c का वैल्यू है 9, 10 10 जा कितना हो जाएगा 100 माइनस 9 4 जा 36, ठीक है। इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 64, तो यहाँ हो जाएगा 64/2 इंटू a का वैल्यू कितना है 1, तो -10 प्लस माइनस √64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8, ठीक है भाई कितना 2a, ठीक। अब इसमें दो चीज़ें होंगी, एक प्लस लेकर के चलेंगे, एक माइनस लेकर के चलेंगे। तो -10 + 8/2 -10 - 8/2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -8 + 8 क्या हो जाएगा -2/2, या -8 - 18 - 18 बट्टा क्या हो जाएगा 2, इसको कटिएगा तो -1 आएगा और इसको कटिएगा तो 2 9 जब -9 आएगा। तो ये दो आंसर आपको आ गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सबसे पहले हम लोग ध्यान d पर देना है कि d का क्या वैल्यू, देखिए ध्यान से, यहाँ पर d का वैल्यू जो आया था वो d का वैल्यू 1 से क्या था बड़ा था, तब इस कंडीशन में दो सॉल्यूशन आए -1 -4, और पिछले वाला जो हम लोग अभी सॉल्यूशन किए हैं उसमें भी आप देखेंगे कि वो भी 1 से ग्रेटर था d का वैल्यू, तो उसमें भी दो वैल्यू आए थे और अलग अलग वैल्यू आए थे, तो इसका कितने सॉल्यूशन होंगे 2 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना। तो ये आपको सॉल्यूशन हो गया द्विघात समीकरण को डिवाइड, उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसको हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। अगले वीडियो में हम लोग गुणनखंड विधि से मेथड देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।